अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो this is 14th lecture of evolution and principles of systematics, and today is Wednesday 13 May 2020. So we were discussing about Darwin theory। हमने पढ़ी उसके different observations और हमने inferences पढ़े। उसके बाद हमने जो है उस पे क्रिटिसिज्म पढ़ा। हमारे पास क्रिटिसिज्म जो हमने कल की क्लास में पढ़ा कि उसने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, उसने वेरिएशंस का नहीं बताया कि कहाँ से वेरिएशंस आ रही हैं। उसने फिटेस्ट इंडिविजुअल की तो बात की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि फिटेस्ट इंडिविजुअल किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। फिर हमने कहा कि उसने कहा वेरिएशंस हेरिटेबल हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ वही वेरिएशंस इनहेरिट होती हैं जो जर्म सेल्स में मौजूद हैं। इसके अलावा वेस्टिजियल ऑर्गन्स के हिसाब से उस पर क्रिटिसिज्म हुआ। इसके बाद ओवर स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑफ ऑन डार्विन थ्योरी ऑफ नॉट नेचुरल सिलेक्शन। आपको हमने पढ़ा कि हमारे पास डार्विन ने एक और भी थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। सो आज हम उसकी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस पे भी थोड़े बहुत हमारे पास क्रिटिसिज्म हुआ था, और थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ था आज वो हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास पैनजेनेसिस, उसने थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दी थी, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जर्म प्लाज्म थ्योरी पेश की गई थी। और ये थ्योरी हमारे पास दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वीजमैन। वीजमैन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और ये ऑगस्ट वीजमैन ने हमारे पास थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस के अगेंस्ट अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसका नाम था जर्म प्लाज्म थ्योरी। He criticizes Darwin theory of pangenesis. According to his theory, during early embryonic developmental stages, some cells differentiate into germ cells and some cells into somatic cells, and after that there is no connection between them. हमारे पास थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में डार्विन क्या कह रहा था कि हमारे पास हर सेल्स जो है बॉडी के तमाम टिश्यूज के तमाम सेल्स स्पेशल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको नाम दिया था गैम्यूल्स या पैनजीन्स। वो पैनजीन वो सेल से ब्लड में शामिल होते हैं और ब्लड उन पैनजीन्स को लेके जाता है सेक्स सेल्स में, सेक्स ऑर्गन्स में, जहाँ पे वो जर्म सेल्स के अंदर असेंबल किए जाते हैं। फिर वो जर्म सेल्स में असेंबली के बाद जब वो जर्म सेल्स फ्यूज होते हैं तो उससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट में हर पैन डिफरेंट सेल्स के पैनजीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हर पैनजीन वो स्पेशल ऑर्गन बनाता है कि जिस ऑर्गन ने उसको प्रोड्यूस किया था। ये तो थी उसकी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस के किस तरह हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी में हमारे पास वीजमैन ने कहा कि हमारे पास अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस हमारे पास एम्ब्रियो किसे कहते हैं कि पैदाइश से पहले, लाइक अगर अंडे में है तो अंडे से निकलने से या अंडे से पैदा होने से पहले की जो लाइफ स्टेज होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अगर वो मैमल्स हैं तो बेबी की बर्थ होने से पहले जो मदर के पेट के अंदर या यूटेरस के अंदर वो बेबी होता है उसको हम फिर एम्ब्रियो कहते हैं। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान क्या होता है, हमारे पास जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स, ठीक है। शुरू शुरू में जब हमारे पास जाइगोट बनता है उसके बाद हमारे पास मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टूला बनता है, और उसके बाद हमारे पास गैस्ट्रूला बनता है, और गैस्ट्रूला के बाद हमारे पास उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस जब स्टार्ट होती है उस टाइम हमारे पास डिफरेंशिएशन होती है। कुछ सेल्स जो हैं वो सोमेटिक सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं, लाइक उन्होंने आगे बॉडी के डिफरेंट सेल्स ऑर्गन्स बनाने होते हैं, लाइक हार्ट, लंग्स, लिवर वगैरह। और कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं जर्म सेल्स में, और ये जर्म सेल्स ने जाके वो बनाते हैं गोनेड्स, और दे गिव राइज टू आगे फर्दर वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनाते हैं, और उसके बाद उनसे हमारे पास स्पर्म्स और ओवा बनता है। तो वो हमारे पास ऑगस्ट वीजमैन कहता है कि हमारे पास अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं सोमेटिक सेल्स में और जर्म सेल्स में, और उसके बाद उस डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास दोनों टाइप ऑफ सेल्स में कोई कनेक्शन नहीं होता, लाइक सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता।
तो उसने वो जो थ्योरी थी पैन जीन्स की, कि पैन जीन्स आते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं ब्लड में के साथ और वो उसमें इंटर होते हैं, तो उसने इसको हाईली क्रिटिसाइज किया। उसने कहा कि हमारे पास एक बार जब डिफरेंशिएट हो गए सेल्स इनटू सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, तो उसके बाद उनके दरमियान एक बार जब वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो उनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता। सो दिस लैक ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड वीजमैन बैरियर। इसको उसने वीजमैन बैरियर का नाम दिया। सो चेंज इन सोमैटिक सेल्स डज नॉट अफेक्ट जर्म सेल्स। तो हमारे पास उसने कहा कि हमारे पास जब सोमैटिक सेल्स में चेंज होता है तो उसका जर्म सेल्स पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे पास थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस डार्विन ने क्यों दी थी? उसने दी थी लमार्क की सपोर्ट में। ठीक है, तो लमार्क क्या कहता था कि हमारे पास वो चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर्ड करता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। तो डार्विन भी इसी पॉइंट का सपोर्टर था और उसने ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस के जरिए कि किस तरह ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। हमारे पास उस ऑर्गन के मसल्स पहले वीक थे, लेकिन उसने अपने आर्म्स के मसल्स को ओवर यूज किया और वो आर्म्स के मसल्स बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड हो गए। अब वो जो आर्म्स के मसल्स हैं, उसकी आर्म के मसल्स वो क्या हुए, वो वेल डेवलप्ड हैं, तो उसके जो तमाम सेल्स हैं वो सेल्स भी वेल डेवलप्ड है हो गए। तो वो वेल डेवलप्ड सेल्स वेल डेवलप्ड पैनजीन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो वेल डेवलप्ड पैनजीन्स ब्लड में इंटर होके जर्म सेल्स में असेंबल होते हैं और जो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में जो वो पैनजीन्स हैं वो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड सेल्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होती है। लेकिन हमारे पास जर्म प्लाज्म ने कहा कि एक बार जब सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स की डिफरेंशिएशन हो जाए तो उसके बाद उनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, और हमारे पास सोमैटिक सेल में किसी भी किस्म की चेंज हो जाए उसका जर्म सेल्स पे कोई अफेक्ट नहीं होता, और इसको उसने नाम दिया वीजमैन बैरियर का। दिस लैक ऑफ कनेक्शन इज नोन एज अ वीजमैन बैरियर। तो ये हमारे पास जर्म प्लाज्म थ्योरी के जरिए ऑगस्ट वीजमैन ने थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो थी डार्विन की उसको क्रिटिसाइज किया। अच्छा, साल्टेशनिज्म एक और कॉन्सेप्ट था। दिस concept was given by Bateson in 1894. According to him, formation of new species takes place due to sudden large changes instead of slow accumulation of gradual changes, as said by Darwin. डार्विन का अगर आपको फिफ्थ इन्फ्लुएंस याद हो, तो फिफ्थ इन्फ्लुएंस में उसने क्या कहा था कि हमारे पास ये जो नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना है ये कई जनरेशन लगा रहता है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, और उसके बाद हमारे पास अल्टीमेट स्टेप होता है विच इज स्पेसिएशन का प्रोसेस होता है और हमारे पास न्यू स्पीशीज बनती हैं। ठीक है, तो चूंकि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग रहे हैं इसमें, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो स्टेप है। स्पेसिएशन का जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज का जो प्रोसेस है, ये स्लो है। और हमने पढ़ा कि हमारे पास ग्रेजुअली जो स्पीशीज है वो इवॉल्व होती है इनटू न्यू स्पीशीज। तो हमारे पास बेटिसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1894 में साल्टेशनिज्म का, और उसने कहा था कि हमारे पास जो न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है वो सडन लार्ज चेंजेस की वजह से होती है इंस्टेड ऑफ स्लो एकमुलेशन ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, एज सेड बाय डार्विन। डार्विन ने कहा था हमारी हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चेंजेस होती हैं और फाइनली एक न्यू स्पीशी बनती है। जबकि बेटिसन ने इसको क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस की वजह से न्यू स्पीशीज नहीं बनती, बल्कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज या स्पेसिएशन का जो प्रोसेस है वो सडन लार्ज चेंजेस की वजह से अमल में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी एक क्रिटिसिज्म हुआ था डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे। अच्छा, अ, कुछ जब सब एक्सपेरिमेंट्स अगेंस्ट क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे कि जो डार्विन को सपोर्ट कर रहे थे, उनको हम डार्विनियन भी कहते हैं। और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स चूंकि डार्विन के थ्योरी की सपोर्ट में आए, तो उन्होंने डार्विन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किया था डेवनपोर्ट ने। दिस एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन कलराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। In this experiment, he took chickens of different colors like black, white, and barred and left them in a field. The chicken with barred color and that resembled surroundings survived, while other chickens were killed and eaten by predators, so their number was reduced. ठीक है, हमारे पास
जो डेवनपोर्ट है उसने एक्सपेरिमेंट किया था कलराइजेशन पे, चिकन की कलराइजेशन पे। उसने क्या किया, एक फील्ड में बेरेड कलर कहते हैं कि जिसका ऐसा कलर जो ज़मीन के कलर के जैसा हो, व्हाइट और ब्लैक कलर, 3 डिफरेंट कलर्स की चिकन को उस फील्ड में छोड़ा। ठीक है, उसके बाद उसने बहुत इक्वल नंबरिंग में छोड़ा था। ठीक है, उसके बाद जब उसने वापस से रिकलेक्शन स्टार्ट की तो उसने देखा कि हमारे पास बैरेड कलर की चिकन्स की तादाद सबसे ज़्यादा है, जबकि व्हाइट और ब्लैक कलर के जो चिकन है उनकी तादाद कम है। और ये क्यों हुआ, बिकॉज हमारे पास जो बैरेड कलर चिकन थी वो अपने सराउंडिंग से रिजेम्बलेंस थी, लाइक मट्टी का कलर और उसका कलर सेम था। तो जब प्रेडेटर अटैक करते थे तो इसको फेवर मिलती थी, लाइक नेचर इसको सिलेक्ट कर रही थी, बिकॉज उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो हमारे पास सक्सेसफुल वेरिएशन थी वो ये थी कि बैरेट कलर होना चाहिए। और जो ये बैरेट कलर की चिकन्स थी ये हमारे पास फिटेस्ट इंडिविजुअल थी। तो जब प्रेडेटर आते थे तो इनके पास सक्सेसफुल वेरिएशंस थी, ये फिटेस्ट थी, तो ये उस एरिया में वो ये बैकग्राउंड पे बैठ जाती थी और प्रेडेटर को नजर नहीं आती थी। जबकि ब्लैक और व्हाइट कलर की जो चिकन्स थी वो दूर से प्रेडेटर को नजर आती थी और प्रेडेटर क्या कर रहे थे, उन पे ज्यादा फीड कर रहे थे। एज अ रिजल्ट वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो रहे थे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, डार्विन का है कि सक्सेसफुल वेरिएशन वाले नेचर सेलेक्ट करती है, उनकी तादाद पॉपुलेशन में बढ़ती जाती है और उनको रिप्रोडक्शन का चांस मिलता है। जबकि हमारे पास जो लेस सक्सेसफुल वेरिएशन है और अनफिट इंडिविजुअल्स होते हैं किसी पार्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, तो उनको पॉपुलेशन से एलिमिनेट किया जाता है। तो चूंकि अब व्हाइट और ब्लैक कलर की चिकन दूर से प्रेडेटर को नजर आती थी तो वो पॉपुलेशन से आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होते चले गए। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट के एक्सपेरिमेंट इसके आए, तो ये बिल्कुल डार्विन की थ्योरी की सपोर्ट में थे। तो हमारे पास डेवनपोर्ट ने डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सेंसोला ने, एंड सेंसोला आल्सो परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन कलराइजेशन। ठीक है, हमारे पास सेंसोला ने भी कलराइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया और उसने इंस्टेड ऑफ यूजिंग चिकन उसने इंसेक्ट्स यूज किए। उसने क्या किया, इंसेक्ट्स को मार्क किया सेंसोला ने और उनको डिफरेंट साउंडिंग में छोड़ा, लाइक कुछ को उसने अर्बन एरियाज में छोड़ा और कुछ को रूरल एरियाज में। ठीक है, अब जब उसने वापस मार्क थे बहुत सी तादाद में इंसेक्ट छोड़े, तो जब वापस उसने रिकलेक्शन की तो उसके रिजल्ट डिफरेंट आए। लाइक उसने दो किस्म के मॉथ्स या इंसेक्ट्स को छोड़ा था, लाइट कलर एंड डार्क कलर। ठीक है, तो जब उसने रूरल एरिया जो देहाती इलाके थे वहां से वापस रिकलेक्शन की तो वहां पे उसको डार्क कलर के मॉथ्स की तादाद ज्यादा मिली, जबकि लाइट कलर के मॉथ्स की तादाद कम मिली। क्यों, बिकॉज हमारे पास जो वहां पे दरख्त वगैरह ज्यादा थे और दरख्तों के ऊपर लाइकेंस थी। उसने नोट किया कि लाइकेंस हमारे पास एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन, आपने पढ़ा होगा, फंजी और अलजी के दरमियान जो प्लांट्स पे बनी होती है और वो डार्क कलर की होती है। तो जब हमारे पास डार्क कलर के इंसेक्ट्स उस दरख्तों पे बैठते थे तो वो प्रीडेटर को नजर नहीं आते थे, जबकि लाइट कलर के इंसेक्ट वहां दूर से प्रीडेटर को नजर आते थे और प्रीडेटर उन पे फीड कर रहे थे। तो देहाती जो इलाके थे, जो रूरल एरिया है, वहां पे डार्क कलर मॉस की पॉपुलेशन ज्यादा मिली उसको और लाइट कलर के मॉस की पॉपुलेशन कम मिली, क्योंकि वहां पे दरख्तों पे लाइकन्स थे। और जो अर्बन एरियाज है वहां पे जो है उसकी जो उसके रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है, क्यों, बिकॉज उसने कहा कि हमारे पास अर्बन एरियाज में पॉल्यूशन ज्यादा है और दरख्तों पे लाइकेंस जो है वो कम हो गई। तो लाइकेंस, सॉरी मैंने पीछे डार्क कलर का, लाइकेंस हमारे पास लाइट कलर की होती हैं तो उससे ट्री का कलर लाइट होता है। तो अर्बन एरियाज में जब लाइकेंस नहीं थी तो डार्क कलर मॉथ ज्यादा थे, लाइट कलर मॉथ्स कम थे, सॉरी इंसेक्ट्स। और रूरल एरियाज में हमें लाइट कलर इंसेक्ट ज्यादा मिल रहे थे और डार्क कलर इंसेक्ट्स कम मिल रहे थे। तो ये भी सेम डार्विन की उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि बिकॉज हमारे पास वो बैकग्राउंड का कलर जिसका सेम होगा, जिसकी बॉडी का कलर बैकग्राउंड के कलर के जैसा होगा, तो वो फिटेस्ट है और वो प्रेडेटर से बच रहा है। जबकि जिसका कलर डिफरेंट है तो वो लेस सक्सेसफुल है और वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो रहा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो आए डेवनपोर्ट और सेंसोला के एक्सपेरिमेंट के, ये दोनों डार्विन की थ्योरी के सपोर्ट में थे। तो इन्होंने डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ तक हमारे पास डार्विन की थ्योरी ख़त्म होती है। हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी, उसके डिफरेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े, और हमने जो है उसके बाद उस पे हमने उसका क्रिटिसिज्म पढ़ा, उसकी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस पढ़ी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस पे जो क्रिटिसिज्म हुआ वो भी पढ़ा, और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े जो उसकी सपोर्ट में थे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।